हेलो नमस्कार, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स। तो इस सेशन में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके लिए लाए गए हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सोर्सेज से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए। तो आज जाते हैं, पहला जो है प्रश्न हम लोग का, सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो कुछ बातों को समझते हैं। जैसे पहला तो सहकारी संस्था होती क्या है। ठीक है, क्या है ये? सहकारी यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। तो सहकारी आखिर होता क्या है? तो सहकारी का मतलब है कि जहां सरकार भी काम करे, सरकार और प्लस जनता दोनों मिल करके काम करे, समूह बना करके काम करे। ठीक है, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में है। सरकारी का मतलब हो गया सरकार के हाथ में है। लेकिन सहकारी का मतलब होता है जहां सरकार भी इन्वॉल्व है और पब्लिक भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि आने वाले समय में जो है कोऑपरेटिव नेचर को, कोऑपरेटिव बिजनेस को जो है सरकार बढ़ावा दे रही है स्वरोजगार के लिए, ताकि अधिक से अधिक रोजगार जो है यहाँ पर सृजित किए जा सके, लोगों का जो है ट्रेनिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो। इसके लिए सहकारी यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी खुलेगा, कॉलेजों को मान्यता देगा और कॉलेज जो है फिर फर्दर जो भी मास्टर डिग्री है और बैचलर डिग्री है और भी जो कोर्सेज है उसको इश्यू करेंगे, लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रदान करेंगे। ठीक है, किस फील्ड में? सहकारी के फील्ड में, यानी कि कोऑपरेटिव के फील्ड में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी कहां पे खोला जा रहा है? तो जानते ही हैं, गुजरात। ठीक है, आनंद गुजरात में ये खोला जा रहा है। ठीक है, आनंद गुजरात में ये खोला जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपसे पूछा जाए कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, सहकारी मंत्री अभी के टाइम में कौन है? सहकारी मंत्री अभी वर्तमान में केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह जी ही हैं। ठीक है, अमित शाह ही है जो वर्तमान में गृह मंत्री भी है। सहकारी का मतलब समझ गए। ठीक है, गुजरात में खोला गया। अब आता है कि त्रिभुवन ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं आनंद गुजरात, जगह का संबंध कुछ याद आ रहा होगा आपको, अमूल। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड जो है अमूल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, तो इसका भी जो गठन है, इसका जो दो फाउंडर थे, इसके एक फाउंडर को तो आप बढ़िया से जानते होंगे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन। ठीक है, और दूसरे फाउंडर थे त्रिभुवन। ठीक है, त्रिभुवन केशुभाई पटेल। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो है इस यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया है, इनको और याद करने के लिए, सम्मानित देने के लिए। ठीक है, तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात आनंद में खोला जा रहा है। यहाँ पे जो है फर्दर अब पढ़ाई की जाएगी सहकारी फील्ड में। सरकार का नारा है सहकार से समृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च सहकार टैक्सी का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो सहकार टैक्सी समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि वर्तमान में मान लेते हैं कि आपको कहीं जाना है, टैक्सी बुक करना है, तो आप ज्यादातर किस चीज का यूज करेंगे? ओला का यूज करेंगे, उबर का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या है? सर्विस देने वाली कंपनीज है। ठीक है, मतलब बुक करना है आपको टैक्सी, लेकिन किसके थ्रू जाएंगे आप? एक कंपनी के थ्रू जाएंगे जिसका ये एप्लीकेशन होगा। ठीक है, आप इस पे जो है अप्लाई करेंगे कि हमको यहाँ जाना है, अपना डेस्टिनेशन जो है वो सारा चीज फीड करेंगे, पेमेंट करेंगे, टैक्सी आएगी, आपको जो है टैक्सी वाले तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, आप तक आएगा, आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब जो चार्ज कंपनी ले रही है उसमें से जो है टैक्सी वाले को भी चार्ज देगी और खुद भी जो है बीच में एक परसेंटेज रखेगी। ठीक है, कई बार जो है ये परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, टैक्सी वालों को जो है कम कमाई होती है इस मॉडल के थ्रू। ठीक है, और इसमें एक नया प्रॉब्लम्स आ गया है जिसपे सरकार ने नोटिस किया है दोनों ही कंपनी को, ओला को भी उबर को भी, यदि कोई व्यक्ति एंड्रॉइड मोबाइल से जो है ओला बुक कर रहा है, ओला की गाड़ियां बुक कर रहा है, तो उसके लिए कम चार्ज होते हैं। और वही व्यक्ति यदि एप्पल के मोबाइल से अगर ये यूज कर रहा है और एप्पल के मोबाइल से अगर वो सेलेक्ट कर रहा है, सर्विस अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए ज्यादा चार्ज होती है, क्योंकि एप्पल यूज करने वाला व्यक्ति ऐसा समझा जाता है स्टेटस सिंबल है, इसके लिए उसको ज्यादा चार्ज किया जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इस पे सरकार ने जो है
और ये नोटिस दिया है दोनों ही कंपनी को। तो सरकार क्या करना चाहती है, सरकार लेकर के आई है सहकार टैक्सी नाम की नई व्यवस्था, नया एप्लीकेशन, जिसमें ये कंपनी की जगह जो है क्या होगा, सरकार होगी, सहकार टैक्सी। अब किसी को जाना है तो सहकार टैक्सी पे आवेदन कर सकता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन टैक्सी वाले तक पहुंचेगी और जो सेम सिस्टम चलता है वो चलता रहेगा। इसमें फायदा क्या होगा कि सरकार अपने पास जो है बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखेगी और ज्यादातर पैसा किसके पास चला जाएगा, टैक्सी वाले के पास चला जाएगा, बाइक वाले के पास चले जाएगा, जिससे उसकी आमदनी जो है बढ़ेगी। तो सहकार टैक्सी का क्या उद्देश्य है, टैक्सी वालों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि आने वाला समय सहकारिता का होगा, ठीक है। सरकार का नारा है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। और साथ ही साथ जो कंपनियां मोनोपोली करती है, ठीक है, उसका भी मोनोपोली जो है टूटेगा सरकार के इस नए कदम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सरकार ने बैंकिंग लॉ संशोधन विधेयक पास किया है, जिसका एक उद्देश्य है। तो बैंकिंग लॉ संशोधन विधेयक, देखिए हमारे देश में बहुत सारे कानून जो है वो आजादी से पहले वाले ही चल रहे हैं, जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने कानून पे ही चले। अभी इमिग्रेशन बिल लाया गया है, वो और 1920, 1920, 1925 ऐसे ही नियम्स बने हुए थे और उन्हीं नियम पे आज तक जो है चल रहा था सारा सिस्टम, ठीक है। तो बैंकिंग लॉ को भी अब बदलते हुए परिवेश में बदलने की आवश्यकता है। क्या क्या बदला जाएगा इस नए नियम में, बहुत सारी चीजों को बदलना जाता है, हम लोग मोटा मोटा चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि अभी तक क्या है, अकाउंट में अगर आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो अकाउंट में एक नॉमिनी मांगता है कि आपका उत्तराधिकारी क्या होगा, यदि आपको कुछ हो गया तो जो आपका डिपॉजिट्स वगैरह है उसका क्या होगा, किसके पास जाएगा, उसके लिए व्यक्ति जो है एक नॉमिनी को चुनता था अभी तक। लेकिन नई व्यवस्था में क्या है, अब कितना हो जाएगा, 4 व्यक्तियों को जो है चुन सकता है अकाउंट होल्डर, ठीक है, 4 नॉमिनी को चुन सकता है। इसके अलावा अभी तक क्या है, अगर कोई ऑडिटर जाते थे बैंक में ऑडिट करने के लिए, तो उन ऑडिटर्स का जो पेमेंट है वो सरकार तय करती थी, आरबीआई तय करती कितनी पेमेंट्स देनी है। अब क्या है, बैंक स्वतंत्र है, अपने हिसाब से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं ऑडिटर्स को, ठीक है। तो इसी तरह से कई सारे जो है संशोधन किए गए हैं और जितने भी आरबीआई 1934 का एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इन सब में भी जो है संशोधन किया जाएगा, ताकि बदलते हुए परिवेश में ये जो कानून है वो भी जो है अच्छे से चलते रहे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका नाम है प्रचंड प्रहार, नाम याद रखिएगा, प्रचंड प्रहार, ठीक है। ये कहां पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कुछ खास बातें इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये हुआ है हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पे जो है ये किया गया है और 25 से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। नॉर्दर्न बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, 3 दिन का एक्सरसाइज था। खास बात क्या है कि ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वारफेयर एक्सरसाइज, यानी कि तीनों सेनाओं का, यानी कि हमारा जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों सेनाओं का सम्मिलित युद्धाभ्यास था। युद्धाभ्यास क्यों किए जाते हैं, क्योंकि मान लेते हैं अचानक से यदि किसी दुश्मन का हमला हो जाए तो हमारी सेनाएं कितनी प्रिपेयर हैं, उसके लिए किस तरह से युद्ध का सामना करेगी, किस तरह से दुश्मन को टैकल करेगी, उसके लिए टाइम टू टाइम जो है युद्धाभ्यास किए जाते हैं। तो ये हमारे देश के भीतर अपने ही सेनाओं का युद्धाभ्यास था। हम जानते हैं कि बाहर भी जो है जो हमारे पड़ोसी अच्छे देश हैं उनके साथ भी हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं, ठीक है। नेवल एक्सरसाइज होता है, समुद्री अभ्यास होता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है, आर्मी एक्सरसाइज होता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज की क्या खास बात है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हुआ था, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जानते हैं, एक टेम्पोररी सीमा है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न इस पे हो सकता है कि किस कमांड के अंतर्गत जो है प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया था, तो इसका जवाब होगा ईस्टर्न आर्मी कमांड, ठीक है। ईस्टर्न आर्मी कमांड के अंतर्गत जो है प्रचंड प्रहार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला युवान क्या है, व्हाट इज युवान रिसेंटली सीन इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो देखिए युवान जो है एक बड़ी मशीन होती है और खास करके जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, डॉक करने के लिए, जहाजों को अनडॉक करने के लिए, ठीक है।
घुमाने के लिए जहाज़ों को, किसी जहाज को जो है रोटेट करना है, घुमाना है, बर्थिंग करना है, यानी कतार में लगाना है जहाज़ों को, तो उसके लिए ये हैवी मशीनरी का यूज किया जाता है। ठीक है, हैवी मशीनरी का यूज किया जाता है और इसी को जो है इसको टग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? टग। और यही टग है, इसी टग का नाम रखा गया है युवान। ठीक है, युवान, याद रहेगा। तो इसमें मेनली क्रेन वगैरह जो है हैवी मशीनरी रखी होती है ताकि जहाजों को जो है अच्छे से घुमाया जा सके। ठीक है, तो ये बोलार्ड जो युवान है वो 25 टन का बोलार्ड पुल टग था, यानी कि जहाजों को खींचने वाला, अगर खींच करके लाना है, ठीक है, तो ये पुल टग था, खींचने वाला टग है, घुमाने वाला टग है। इसका जो यूज है वो हम लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, इसको तैयार किया गया है कोलकाता के रेल सिस्टम में, कोलकाता में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, कोलकाता में इसके लिए 4 टग ऐसे बनवाने थे जो काम कर सके जहाजों के लिए, इंडियन नेवी के लिए। ये 4 टग में ये चौथा था। पहला कौन सा था? भीष्म था। इसके बाद आया टग में बाहुबली, इसके बाद आया हमारा अश्व, और ये लास्ट था इस सीरीज में युवान। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ये जहाज नहीं होता है, बल्कि जहाजों को घुमाने के लिए, डॉक मतलब होता है बांधना, किनारे लगाना, अनडॉक मतलब होता है खोल देना। ठीक है, जहाजों को कैच करने के लिए, उसको टर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है, टग का। ठीक है, आप पोर्ट्स वगैरह पे देखिएगा तो ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से एक और चीज होता है, हाल ही में नेवल चीफ द्वारा जेट्टी कहाँ लॉन्च की गई। जेट्टी क्या होता है? ठीक है, तो जेट्टी जो है ये भी पोर्ट्स पे यूज किया जाता है और मेनली ये ज्यादातर समतल संरचना होती है। मान लेते हैं कि आपका जहाज जो है जा रहा है, यहाँ पे फ्लोटिंग आपका जेट्टी है। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़े में होता है और जहाज को डॉक करने के लिए, यानी कि बांधने के लिए, या जहाज से कोई सामान वगैरह उतारना है उसके लिए जो है इसका जेट्टी का यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, फुल इमेज में आप इसको देखिए। ठीक है, तो जिस समतल पे चल रहे हैं यही जेटी है, जहाज से कनेक्ट कर दिया गया। अब जहाज से सामान वगैरह को उतारा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहाज को किनारे से पहले किनारे लगाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किनारा तो बाद में जाएगा, लेकिन जेटी जो है आगे बढ़ करके जहाज से सामान वगैरह या जो भी किनारे का काम होता है वो एक तरह से करता है, सरफेस का जो काम होता है वो करता है, ज्यादातर ये समतल रहता है। ठीक है, तो जेटी कहाँ लॉन्च किया गया है? अभी इसको लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में, इसको इनबिल्ट किया गया। ठीक है, शुरू किया गया। ठीक है, ज्यादातर जेटीज का प्रयोग जो है नेवल पोर्ट्स पे किया जाता है। ठीक है, विशाखापट्टनम में इस बार लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा सा नेवी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडियन नेवी चीफ अभी कौन है? इंडियन नेवी चीफ, ठीक है, कौन है ये? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, त्रिपाठी साहब है। ठीक है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्तमान में सेनकाकू आइलैंड पर किसका नियंत्रण है? तो सेनकाकू आइलैंड पर नियंत्रण है अभी वर्तमान में जापान का। ठीक है, 1972 से ही जापान का नियंत्रण है। ठीक है, सेनकाकू आइलैंड एक ऐसे स्थान पे है जहां 3 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है और तीनों अपना अपना क्लेम करती है। जैसे जापान तो करता ही है, जापान कहता है मेरा है। इसके अलावा ताइवान भी कहता है कि ये मेरा है, और चाइना भी कहता है ये मेरा है। ठीक है, तीनों देश ही इस पे क्लेम करते हैं। चाइना 1970 के बाद से इस पे क्लेम करने लगा। 1970 में चूंकि वहां पे जो है पेट्रोलियम्स के भंडार पाए गए थे। ठीक है, तो इस जानकारी के बाद से चाइना भी क्लेम करने लगा कि ये हमारा जो है आइलैंड है। ठीक है, तो मेनली ये 7 द्वीपों का समूह है सेनकाकू आइलैंड। इसका जो लोकेशन हम लोग देखेंगे तो देखिए ये चाइना है, ये चाइना है, ये हमारा क्या है? ये जापान है, और ये ताइवान है, और सेनकाकू आइलैंड ये पड़ता है। ये जो है सेनकाकू आइलैंड है। तो चाइना भी क्लेम करता है, जापान भी क्लेम करता है, और ताइवान भी क्लेम करता है। ठीक है, सबका हित इसमें सन्निहित है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम्स वगैरह के रिजर्व हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, तो
3 पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व है। 7 द्वीपों का ही सेनकाकू आइलैंड एक समूह है। चलिए, सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 कहाँ खेला गया था? तो अंदाज लगाइए सेपक टकराव कहाँ खेला गया होगा? तो ये हुआ है बिहार, पटना में इसका वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। ठीक है, बिहार पटना में किया गया। इसमें लगभग 20 देश सम्मिलित थे इस खेल में। होता है क्या ये खेल? तो आप जैसे देख सकते हैं बॉल को, ठीक है, बॉल को जो है बिना हाथ छुए हुए, हाथों की सहायता के बिना, आप घुटने से मारिए, सर से मारिए, पैर से मारिए, ठीक है, हाथ के छुए बिना बॉल को उस पार विरोधी टीम तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये मेनली वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, सॉकर, मार्शल आर्ट, ये तीनों का जो है सम्मिलित फॉर्म है सेपक टकराव। ठीक है, सेपक टकराव इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब काफी लोकप्रिय हो चुका है सेपक टकराव। पटना बिहार में जो है इसका वर्ल्ड कप हुआ है। जीता कौन है? तो ऑफ कोर्स हमारा भारत ही जो है जीता है जापान को हरा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, दिया गया है। तो पहला तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? ठीक है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक, यानी कि जो बुद्धि से निकला हो, प्रॉपर्टी यानी कि संपदा। ठीक है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का जो संपत्ति है उसका बुद्धि ही है। मान लेते हैं कोई आविष्कार कर लिया, तो उस व्यक्ति के दिमाग की उपज है, उसकी अपनी संपत्ति है। इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, बुद्धि, बौद्धिक संपदा कहा जाता है। ठीक है, तो इस फील्ड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई कानून बने हुए हैं ताकि किसी का आविष्कार जो है कोई दूसरा मिसयूज ना करे। ठीक है, जिसने आविष्कार किया है उसको भी जो है रॉयल्टी वगैरह मिलती रहे, उसको भी उस चीज का क्रेडिट मिलते रहे। ठीक है, तो हर साल जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया जाता है और इस बार भी जो है दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इस बार पीयूष गोयल साहब के द्वारा। ठीक है, पीयूष गोयल के द्वारा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो देश में पिछले 10-12 सालों में जो है इनोवेशन इंडेक्स में जो है हम लोग काफी आगे चल रहे हैं। ठीक है, देश में इनोवेशन इंडेक्स की हम लोग अगर बात करें, हेलो, अगर हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल वैश्विक तौर पे, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी पूरी दुनिया में आविष्कार करने के मामले में हम कितने रैंक पे है? तो 2024 का जो रैंकिंग है वो 39 पोजीशन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, 39 पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी आविष्कार करता है तो उसको अपने नाम से पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। पेटेंट फाइलिंग की अगर बात करें, ठीक है, पेटेंट फाइलिंग की बात करें हम लोग, तो इस पे हम लोग 6th पोजीशन पे है पेटेंट फाइल करने के इस काम में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है हम लोग 39 पे हैं, पेटेंट फाइलिंग में जो है 6th पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हमारा स्थिति है और काफी पिछले 10-12 साल में काफी इस पूरे वातावरण में जो है सुधार हुआ है और सब लोग जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है इंडिया ने पिछले 10-12 सालों में इस फील्ड में। ठीक है, चलिए वर्ल्ड थिएटर डे 2025 कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिएटर डे 2025 जो है ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? 27 मार्च को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वर्ल्ड ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है। ठीक है, तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है ताकि जो थिएटर का जो विधि है, जो कला है, उसको प्रमोट किया जा सके, उसको ऑनर किया जा सके। ठीक है, इस बार जो है ITI के द्वारा यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ही जो है ब्राजील में इसका कुछ शोज होने वाला है इसके वर्ल्ड थिएटर डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, याद रखिएगा किस संस्था के द्वारा है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, संघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस जो है, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
संजय कुमार मिश्रा EAC PM फुल टाइम मेंबर बनने से पहले कहाँ थे? तो इस तरह के सवाल भी जो है रिसेंट ट्रेंड्स में देखे जा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले कहाँ था। ठीक है, तो संजय मिश्रा जी अभी वर्तमान में EAC PM के फुल टाइम मेंबर बने हैं। इससे पहले वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थे। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पद पे जो है ये तैनात थे। EAC PM क्या होता है? EAC PM, ठीक है, तो मेन है इसका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, यानी कि आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, किसके पास? प्रधानमंत्री जी के पास। तो प्रधानमंत्री जी का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें इनको फुल टाइम मेंबर के रूप में चुना गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद एक पावरफुल संस्था है, डायरेक्टली PM को जो है रिपोर्ट करता है, PM की निगरानी में ये ऑपरेट करता है और ये पूरे भारत के आर्थिक मुद्दों पे जो है प्रधानमंत्री जी को अपना सलाह और सुझाव देता है। तो EAC PM का यदि आपसे पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है इसका विवेक देवराय। ठीक है, नाम सुने होंगे, विवेक देवराय जो है वर्तमान में चेयरमैन है EAC PM का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर चुना गया है? ठीक है, तो ये हैं जय भट्टाचार्य। ठीक है, जय भट्टाचार्य जो है इनको जो है अभी चुना गया है। ठीक है, काश पटेल, तुलसी गैबार्ड, जय भट्टाचार्य जो है ये सभी जो है भारतीय मूल, सबका जो है और रिलेशन भारत से है, भारतीय मूल के हैं सब। ठीक है, जय भट्टाचार्य को हेल्थ के फील्ड में इनको चुना गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर चुना गया है सीनेट में, रिसेंटली जो है वोटिंग हुआ था। ठीक है, किस राज्य सरकार ने माता कर्मा के नाम से 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के लिए दिया गया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है ये? तो छत्तीसगढ़ के सरकार ने जो है माता कर्मा के नाम से 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया है। तो माता कर्मा कौन थी? तो ये थी महान संत थी, महान संत, समाज सेवी। ठीक है, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ठीक है, और इन्हीं के कारणों से जो है, इन्हीं के सेवा भाव से खिचड़ी को जगन्नाथ जी के, भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में ऐड किया गया है। इनका इस बार जो है 1009वां वर्ष था, वर्षगांठ था। इसी के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के CM कौन है अभी? तो विष्णु देव साय, विष्णु देव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो ये है रमन डेका। ठीक है, रमन डेका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में RK श्रीकुमार को संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कौन सा यंत्र लिए हुए हैं? वायलिन लिए हुए हैं। ठीक है, इनका संबंध किससे है? वायलिन से। इनको जो अवार्ड दिया गया है वो द म्यूजिक एकेडमी की तरफ से दिया गया है और द म्यूजिक एकेडमी है कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? रीअपॉइंट किया गया है फिर से दिल्मा वाना रसौब को। ये तीनों जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। दिल्मा वाना रसौब जो है इस बार फिर से न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता था, ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम जो है रख दिया गया है न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक। इसमें सारे ब्रिक्स कंट्री आते हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज में कौन सब आ जाएंगे? ठीक है, वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं। 10 में कौन सब है? तो ब्राजील आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पुराने मेंबर्स हैं। नए कौन ज्वाइन किए हैं? तो इंडोनेशिया, ठीक है, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो टोटल अभी 10 मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स 2024 का मीटिंग कहाँ हुआ था, तो 2024 का जो मीटिंग है वो हुआ था काजान
रूस में, ठीक है। 2025 का मीटिंग कहाँ पे होगा, तो ये होगा ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील में ये मीटिंग्स होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। निश्चित रूप से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे जो है और भी बहुत सारे फ्री पीडीएफ जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।